नमस्कार, दिस इज़ अरुणेश आर्य फ्रॉम करियर पाथ स्टडी। वेलकम बैक टू करियर पाथ स्टडी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज़ हमने शुरू की हुई थी, काफ़ी टाइम से उसकी नेक्स्ट क्लास नहीं हुई थी, तो नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ। यहाँ से हम कंटिन्यू लेके चलेंगे। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण, भारत के संविधान की रचना कब और कहाँ से शुरू हुई और कैसे कैसे संविधान सभा का निर्माण हुआ, कैसे कैसे संविधान सभा ने विभिन्न कमेटियों के माध्यम से भारत का संविधान बनाया, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत से क्वेश्चंस यहाँ से निकलते हैं, बहुत से क्वेश्चन यहाँ से पुट होते हैं और एक फ्रेम आपको अपने माइंड में बनाकर चलना पड़ेगा। उसी के साथ ही जो है लगातार प्रैक्टिस से आप बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी अपने माइंड में लेकर आओगे और जितनी क्लैरिटी आपके माइंड में आएगी उतने ही क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करते चले जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की रचना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे भारत का संविधान बनना शुरू हुआ। तो यहाँ आप देख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक का नाम है। बाल गंगाधर तिलक 1895 में पहले भारतीय थे जिन्होंने संविधान की बात की थी कि भारत का संविधान होना चाहिए। इन्होंने 1895 में ओवरऑल फर्स्ट टाइम संविधान शब्द का उपयोग किया था। किसी इंडियन के द्वारा संविधान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग हुआ है तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इन्होंने स्वराज जो विधेयक पेश किया था, स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था, उसमें सर्वप्रथम भारत के संविधान की मांग की गई थी, संविधान शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके पश्चात आप ये देख सकते हो कि 1922 में महात्मा गांधी, इन्होंने 1920 से 1922 तक भारत का पहला जन आंदोलन जिसे हम बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स, असहयोग आंदोलन, उस आंदोलन के दौरान 1922 में कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो दूसरे भारतीय जिन्होंने संविधान शब्द का प्रयोग करते हुए संविधान की मांग की, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी ने। इसके बाद में हम देखते हैं मोतीलाल नेहरू, जो कि 1928 के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे और उन्होंने 1928 में संविधान की मांग की थी, मौलिक अधिकारों की मांग की थी। और 1928 में जब मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान की मांग की गई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारतीयों को चैलेंज किया गया था कि क्या इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन की समझ है। तो इसको चैलेंज के तौर पर स्वीकार किया गया। कांग्रेस ने और अन्य पार्टियों को बुलाकर एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया और उस सर्वदलीय सम्मेलन में डिसीजन लिया गया कि एक कमेटी बनाई जाए, जो कमेटी भारत के संविधान का प्रारूप बनाकर ड्राफ्ट तैयार करके ब्रिटिश सरकार के सामने ये इस तरीके से पेश करेगी कि हाँ हम में भी संविधान की समझ है। तो 1928 में जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी प्रारूप तैयार करने के लिए, उसने 1928 में जो रिपोर्ट पेश की थी उसे हम बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। बाद में जो भारत का संविधान बनाते हुए संविधान सभा ने प्रारूप समिति बनाई थी वो लगभग उसी प्रकार की थी जैसे कि नेहरू रिपोर्ट थी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भारत के संविधान के लिए भारतीयों में समझ है ये दिखाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसके बाद में मानवेंद्र नारायण रॉय, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनक हैं, भारत में सीपीआई के जनक हैं, तो एम.एन. रॉय ने 1924 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शब्द का प्रयोग किया था। तो संविधान सभा इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले एम.एन. रॉय ने किया है। संविधान शब्द का पहला प्रयोग बाल गंगाधर तिलक ने किया है। ये दोनों में आपको डिफरेंस ध्यान रखना होगा। इससे आगे है जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने 1936 के 1936 के कांग्रेस के अधिवेशन में संविधान की मांग की थी और वो मांग पहली औपचारिक मांग मानी जाती है। फर्स्ट फॉर्मल डिमांड फॉर
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू 1936, लखनऊ अधिवेशन, फैजपुरा अधिवेशन, इसमें कंटिन्यूसली संविधान की मांग की गई थी। तो ये आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। तिलक सबसे पहले, उसके बाद में महात्मा गांधी, फिर मोतीलाल नेहरू, उसके बाद एम.एन. रॉय और उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू। ये सीक्वेंस में आपके माइंड में होना चाहिए। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नाइनटीन 1935 का एक्ट हमने क्लास में किया था। 1935 के एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बड़ा एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से भारत में आया था वो 1935 का एक्ट था। और ख़ास बात है कि 1935 से 1950 तक, जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हो गया, तब तक हम बोल सकते हैं कि इसी एक्ट के अंतर्गत भारत में शासन व्यवस्था चली थी। इसके बाद में 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से जो गवर्नमेंट 1935 के एक्ट के अंतर्गत भारत में केंद्र में और राज्यों में चुनी गई थी, उन सभी ने इस्तीफा दे दिया था। और रिज़ाइन देने के बाद में नेशनल मूवमेंट में फिर से सभी पार्टियां जो है शामिल हो गई थी। और भारतीयों को मनाने के लिए हमने किया था कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में पेश किया गया था। और अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा युद्ध की समाप्ति के बाद में। और संविधान के लिए भी कहा गया था कि युद्ध की समाप्ति के बाद में इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। क्रिप्स मिशन संविधान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिप्स मिशन ने सबसे पहले स्पष्ट रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया था कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, इसके लिए संविधान सभा का गठन होगा। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद क्रिप्स मिशन में कहा गया था। और ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि भारत का संविधान या भारत की संविधान सभा का गठन किस मिशन के अंतर्गत हुआ था या किस मिशन की योजना के अंतर्गत हुआ था, तो हम बोल सकते हैं कैबिनेट मिशन योजना 1946, यानी मार्च 1946 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के 3 मंत्री भारत में आए थे, पैथिक लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स, उनके द्वारा डिसीजन लिया गया था, जिसे मंत्रिमंडलीय योजना या कैबिनेट प्लान बोलते हैं 1946 का। इसने डिसीजन लिया था कि भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया जाएगा। इसके लिए भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ और जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया। किस योजना के अंतर्गत? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। और कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो संविधान सभा का गठन हुआ उसमें आजकल का भारत और आजकल का पाकिस्तान दोनों का एक कंबाइंड जो है संविधान सभा का गठन हुआ था, क्योंकि 1946 तक पाकिस्तान को मंजूरी नहीं मिली थी, जबकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी। लेकिन मुस्लिम लीग की डिमांड को रिजेक्ट करके भारत का संविधान सभा बनाया गया, जिसमें आजकल का पाकिस्तान भी शामिल था। और बाद में हम देखते हैं कि फरवरी 1947 में जो क्लीमेंट एटली ने अनाउंसमेंट की थी, उस अनाउंसमेंट में कहा था कि जून 1948 तक, यानी जून 1948 तक भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप दी जाएगी, पावर का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मैक्सिमम जून 1948 तक 15 अगस्त 1947 को पावर ट्रांसफर कर दी गई। लेकिन फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने अनाउंसमेंट की थी कि हम जून 1948 तक मैक्सिमम भारतीयों तक जो है पावर ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसके बाद में हम देखते हैं कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा, भारत का विभाजन किया जाएगा, भारत और पाकिस्तान को सत्ता सौंप दी जाएगी। इसके लिए जुलाई 1947 यानी 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पास हुआ, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान अलग देश होगा, भारत का विभाजन किया जाएगा, भारतीय संविधान सभा से अलग पाकिस्तान के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। जो हम देखते हैं कि जून के लास्ट में यानी 26 जून 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा का गठन हो गया था। तो ये सभी
किसी न किसी तरीके से भारत का संविधान बनाने में प्रभाव डाल रहे हैं। इस वजह से इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इससे आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत भारत का संविधान बना था। किस योजना के अंतर्गत भारत का संविधान बना? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत, जिसमें अध्यक्ष थे स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर। पहले भी हम कर चुके हैं ये लास्ट वीडियो में। तो स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, और इसके चेयरपर्सन थे पैथिक लॉरेंस, क्योंकि पैथिक लॉरेंस इंडिया के लास्ट इंडियन सेक्रेटरी थे और यही कैबिनेट मिशन के चेयरपर्सन थे। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, जो हम पहले भी कर चुके हैं, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में टोटल सीटें थी 389, जिनमें से 296 सीटों पर चुनाव हुआ था, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के आधार पर जो चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस को 208 सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी और दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी और बाकी अदर्स के हाथ में सीटें गई थी। यानी टोटल 296 सीटों पर जो चुनाव हुआ था, उसमें मैक्सिमम सीटें कांग्रेस के हाथ में थी। 289 सीटें थी टोटल संविधान सभा में। और जब पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा का गठन हुआ जून 1947 में, 26 जून 1947 में, उस समय भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर रह गई थी 299। यानी इसमें चुने हुए सदस्य थे 229 और 70 प्रोविंसेस से थे, देसी रियासतों से थे। इस वजह से टोटल 299 सीटें थी पाकिस्तान के निर्माण के बाद में। ये भारतीय संविधान सभा की सील है। सेंट्रल हॉल, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें संविधान सभा के सबसे सीनियर जो सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्होंने संविधान सभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर काम किया था। अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर सभी सदस्यों को शपथ दिलाई थी और संविधान सभा की पहली बैठक और संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की सभी बैठकें आजकल के संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, जो कि संविधान सभा के सबसे सीनियर सदस्य थे, और उन्होंने संविधान सभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाई। अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट प्रेसिडेंट, परमानेंट चेयरमैन चुन लिया गया, स्पीकर चुन लिया गया। और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली कमेटी बनी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जिसे हम बोलते हैं उद्देशिका समिति, या जिसे हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रपोजल पेश करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। हम किस उद्देश्य से संविधान बनाएंगे, कल का भारत कैसा होगा, इसके लिए हम क्या उद्देश्य निर्धारित करेंगे, इसके लिए उद्देशिका निर्धारित करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सबसे पहली कमेटी बनाई गई 13 दिसंबर 1946 को। और उस उद्देशिका समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? उसका मेन ऑब्जेक्ट था कि कल का भारत हम आज जैसा देखेंगे वैसा ही बनेगा, जैसा हम भारत बनाना चाहते हैं वैसा ही हमें संविधान बनाना पड़ेगा। तो किस उद्देश्य से हम नए भारत का निर्माण करने जा रहे हैं, उसी उद्देश्य से हम इस संविधान का गठन करेंगे, इस संविधान का निर्माण करेंगे। इस वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उद्देशिका समिति का गठन हुआ था
संसद भवन, इसके सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की सभी बैठकें हुई हैं। 1927 में बनकर तैयार हुआ था संसद भवन। संविधान सभा में जो वुमेन्स थी, टोटल 15 वुमेन्स थी भारत के संविधान सभा में। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टोटल 15 महिला सदस्य थी। अम्मू स्वामीनाथन, दक्षयानी, वेलियाधुन बेगम, एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रॉय, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और एनी मैस्क्रिन। इनमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है आपके लिए? दक्षयानी, वेलायुधन इंपॉर्टेंट है। दुर्गाबाई देशमुख, जिसने महिलाओं के विकास के लिए बहुत सा काम किया हुआ है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है राजकुमारी अमृत कौर, क्योंकि ये पहले कैबिनेट में एकमात्र महिला मंत्री थी। इसके अलावा सरोजनी नायडू इंपॉर्टेंट है। सरोजनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, फर्स्ट वुमन गवर्नर थी। इसके अलावा सुचेता कृपलानी भी भारत में किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। और विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, ये सबसे पहली एम्बेसडर भी थी भारत की, जो अमेरिका में एम्बेसडर बनी थी, पहली महिला एम्बेसडर। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष। तो ये कुछ महिलाएं इसमें इम्पॉर्टेंट है। दक्षयानी, वेलियाधुन एकमात्र महिला, शेड्यूल कास्ट से संबंधित पहली एकमात्र महिला जो संविधान सभा में सदस्य थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। दक्षयानी, वेलायुधन। डॉक्टर BR अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर। 1891 से 1956 तक का इनका टाइम पीरियड है। और वेस्ट बंगाल से संविधान सभा के लिए सदस्य चुने गए थे। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का मतलब था कि भारत में सभी राज्यों में जो विधान सभाएं थी, उसके जो मेंबर चुने गए थे आम जनता के द्वारा, उन चुने हुए MLAs ने संविधान सभा के सदस्यों को चुनने के लिए वोट डाला था। यानी जनता ने डायरेक्ट वोट नहीं डाला, जनता के द्वारा चुने हुए लोगों ने आगे संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। इसलिए हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। डॉक्टर BR अम्बेडकर वेस्ट बंगाल से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। प्रारूप समिति के चेयरमैन थे, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, जो 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, प्रारूप समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इससे आगे देख लेते हैं। हमने किया है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें संविधान सभा के सदस्यों ने शपथ ग्रहण की थी। और उस शपथ ग्रहण को करवाया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और अगली बैठक 11 दिसंबर 1946, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट चेयरमैन चुन लिया गया था। और उसके 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी, जिसने भारत के संविधान के लिए उद्देशिका निर्धारित की थी। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में, और फाइनल कर लिया भारत के संविधान के प्रारूप को 4 नवंबर 1947 को। और 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान का प्रारूप पूरा का पूरा बनकर तैयार हो गया। इसके ऊपर चर्चा करने के बाद 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन भारत के संविधान को संविधान सभा ने अपना लिया था, एडॉप्ट कर लिया था कि ये हमारा संविधान होगा और हम इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर देंगे, ये फोर्स में आ जाएगा। तो 24 जनवरी 1950 को हैंड रिटन जो हमारा संविधान था उसके ऊपर सभी सदस्यों ने सिग्नेचर कर दिए। और
26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है लीगली एनफोर्स में आ गया था। 2 साल 11 महीने 18 दिन टोटल लगे थे भारत का संविधान बनने में, और 2000 के आसपास जो है इसमें अमेंडमेंट किए गए थे। इसको फाइनल करने के लिए अमेंडमेंट किए गए थे। संविधान सभा के सदस्यों ने आपस में चर्चा करने के बाद में लगभग 2000 अमेंडमेंट करने के बाद भारत के संविधान को अपनाया और उसे बाद में इसे लागू कर दिया गया। 1949 को 26 नवंबर को बन गया था, तैयार हो गया था, भारत की संविधान सभा ने इसको अपना लिया था और लगभग 15 आर्टिकल उसी समय लागू भी हो गए थे। उसी दिन भारत के संविधान को क्यों नहीं लागू किया गया? क्योंकि कांग्रेस के लिए, भारत के लिए 26 जनवरी एक इम्पॉर्टेंट डे था, क्योंकि 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था, यानी कंप्लीट फ्रीडम का प्रपोजल पास किया था कि हम पूरी स्वतंत्रता लेकर रहेंगे। यानी 1929 के लाहौर अधिवेशन से पहले कांग्रेस का लास्ट जो टारगेट था वो था केवल होम रूल लेना, लेकिन 1929 के लाहौर अधिवेशन में होम रूल की जगह कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लिया था और सिंबल के तौर पर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया 1929 में कि हर 26 जनवरी को हम तब तक स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाएंगे जब तक कि हमें इंडिपेंडेंट नहीं मिल जाती। और 1930 से 1947 तक लगातार कांग्रेस हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर, आज़ादी दिवस के तौर पर मनाते आ रही थी। लेकिन इसी बीच 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हमें मिल गई और इस वजह से 26 जनवरी इम्पॉर्टेंट डे था। 2 महीने के वेट के बाद में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया। इससे आगे देख लीजिए उस टाइम का न्यूज़पेपर जिस दौरान भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना, 26 जनवरी 1950। इससे आगे आ जाते हैं थोड़ा डिटेल में फिर से। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन 1946 को हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, यह भी हम कर चुके हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ था। टोटल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा का सदस्य चुना जाएगा। उस समय की पॉपुलेशन के आधार पर टोटल 389 मेंबर निर्धारित किए गए थे, जिनमें से 292 और इसके अलावा जो है 4 चीफ कमिश्नर एरिया से, यानी टोटल 296 सीटों पर चुनाव होगा, ये निर्धारित किया गया था। चीफ कमिश्नर एरिया से 4 मेंबर और 292 मेंबर जो है ब्रिटिश जो स्टेट्स थे उनसे, यानी टोटल 296 सीटों पर चुनाव होगा। और 93 मेंबर जो है ये रिप्रेजेंट करेंगे प्रिंसली स्टेट्स, यानी देसी रियासतों से, राजा महाराजाओं के एरिया से निर्धारित किया गया था। इससे आगे देख लीजिए, इलेक्शन जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर हुआ था जुलाई 1946 में, जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें जो है कांग्रेस ने प्राप्त की थी। मुस्लिम लीग 73 सीटें, कांग्रेस 208 सीटें, बाकी अदर सीटें जो है वो 15 थी। इसके अंतर्गत हमने किया है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक। ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, इन्होंने संविधान सभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाई थी इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पर, प्रोटेम स्पीकर के तौर पर, अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर। हैदराबाद प्रिंसली स्टेट्स में से ऐसा अकेला स्टेट था जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि वो भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी में भी शामिल नहीं होना चाहता था, स्वतंत्र रहना चाहता था। तो हैदराबाद बहुत प्रयासों के बाद में, वल्लभ भाई पटेल के बहुत से प्रयासों के बाद में भारत में शामिल हुआ। तो एकमात्र देसी रियासत जो भारतीय संविधान सभा में जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया वो था हैदराबाद। इससे आगे देख लेते हैं ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। टोटल संविधान सभा में जो सांप्रदायिकता के आधार पर हम देखें तो 213 सीटें जनरल सीटें थी और 79 सीटें मुस्लिम सीटें थी और 4 सीटें सिख समुदाय से संबंधित थी, यानी 213
अदर जनरल और 79 मुस्लिम 4 सिख से संबंधित थे। 33 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित थे। 15 फीमेल मेंबर्स थे संविधान सभा में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट हुए थे, चुने गए थे, चयनित हुए थे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के, और 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उद्देशिका समिति का गठन हुआ, और 26 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा का गठन किया गया औपचारिक रूप से। इससे आगे आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी उद्देशिका जो प्रस्ताव पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, वो 22 जनवरी 1947 को पेश किया गया था। यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में जो उद्देशिका समिति का गठन हुआ, उसने 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका पेश कर दी भारत की संविधान सभा के सामने कि किस उद्देश्य से हम नए राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, किस उद्देश्य से हम नए संविधान का निर्माण करना चाहते हैं। और 22 जनवरी 1947 को इसी उद्देश्य का प्रस्ताव के अंतर्गत बहुत सी भारतीय संविधान सभा में से बहुत सी कमेटियों का गठन हो गया, जिसने अपना काम करना शुरू कर दिया संविधान के अंतर्गत। और डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त, ये डेट आपको ध्यान में रहनी चाहिए, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। इससे आगे आ जाइए। सर बेनेगल नरसिंह राव या BN राव जिसे हम बोलते हैं, BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जिसे हम बोल सकते हैं। और इन्होंने भारत के संविधान का एक रफ प्रारूप तैयार किया था और उसे अंतिम रूप दिया था BR अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ने। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली जो कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर को इंक्लूड करके टोटल 7 मेंबर्स थे इसमें। इनमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछ ले जाते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ था, ड्राफ्टिंग कमेटी में इनमें से कौन मेंबर नहीं था। तो जी गोपाल स्वामी आयंगर अंबेडकर जी के अलावा, इसके अलावा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी यानी KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, माधवराव मित्तर की जगह पर, और DP खेतान, बाद में इनकी जगह रिप्लेस हो गए थे TT कृष्णाचारी। तो ये सभी मेंबर आपको ध्यान में होने चाहिए, इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना, इसके अंतर्गत डिसीजन लिया गया था कि भारत का विभाजन किया जाएगा, भारत और पाकिस्तान अलग देश बनेंगे। और भी हम कर चुके हैं, यानी पाकिस्तान की अलग से संविधान सभा के बाद में घटकर संविधान सभा जो भारत में थी उसमें रह गई 299। फिर से आगे आ जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। 4 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948 को प्रथम वाचन, फर्स्ट रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा 4 नवंबर 1948 को भारत का संविधान का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया। और उसके ऊपर चर्चा करने के लिए पहला वाचन, फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट हो गई थी 4 नवंबर 1948 को। और सेकेंड रीडिंग जो है, इसका टाइम पीरियड है 17 अक्टूबर 1949 से 17 नवंबर 1949 तक,
15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक ये चला था। थर्ड रीडिंग, तृतीय वाचन जो था संविधान का, वो 14 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में चला था। यानी संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उसके अंतर्गत फर्स्ट रीडिंग 4 नवंबर से शुरू हुई, दूसरी रीडिंग 15 नवंबर 1948 से, और थर्ड रीडिंग जो है वो स्टार्ट हुई 14 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में 1949 में। और इसके अलावा इसमें सिग्नेचर हो गए थे प्रेसिडेंट के, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, इसको पास करने के बाद में। और 26 नवंबर 1949 को 284 मेंबर जो है प्रेजेंट थे उस दिन, और उन्होंने सिग्नेचर किए थे इस संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान में 26 नवंबर 1949 को। इससे आगे है, टोटल भारत का संविधान बनने में लगभग 3 साल लगे थे, यानी 2 साल 11 महीने और 18 दिन टोटल लगे थे इसको कंप्लीट होने में, और लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे भारत का संविधान बनने में। और ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा जो ड्राफ्ट बनाया गया था, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए टोटल 114 दिन स्पेंड हुए थे। और जो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस संविधान में 22 पार्ट यानी 22 भाग थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थी। और आज की डेट में भारत के संविधान में 22 पार्ट हैं, 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, यानी 8 से 12 जो है शेड्यूल्स हो चुकी हैं। जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल्स थी। अब जो है बढ़कर 12 जो है 12 शेड्यूल्स हो चुकी हैं। 22 इसमें पार्ट्स थे और आज भी 22 पार्ट्स हैं, और 395 आर्टिकल्स थे और आज भी 395 अनुच्छेद है। हालांकि कुछ बुक्स में आपको 344 या 444 या 450 आर्टिकल्स मिलेंगे, पार्ट जो है 25 मिलेंगे, लेकिन हमें भारत सरकार के अकॉर्डिंग करना है, इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है, जो पब्लिश किया जाता है पब्लिकेशन डिवीज़न के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं 395 आर्टिकल हैं, 22 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज की डेट में। क्योंकि जो बाद में जुड़े हैं वो सब पार्ट है। जब भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, उस समय टोटल 15 आर्टिकल्स थे जो उसी समय से लागू हो गए थे। उनमें से ज़्यादातर आर्टिकल नागरिकता संबंधित थे या राष्ट्रपति संबंधित थे, निर्वाचन संबंधित थे ज़्यादातर आर्टिकल, और कुछ परिशिष्ट से संबंधित है जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। डेट ऑफ कमेंसमेंट 26 नवंबर 1949 को हम विधि दिवस के तौर पर मनाते हैं, संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं, लॉ डे के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि उस दिन भारत का संविधान अपनाया गया था। और रिपब्लिक डे हम मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी से भारत के संविधान के लागू होते ही भारत में राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में शक्तियां आ गई थी। और हम ये देखते हैं कि जिस देश में वंशानुगत राष्ट्राध्यक्ष नहीं होता, यानी निर्वाचित इलेक्टेड जो है नेशनल हेड होता है, उस देश को हम गणतांत्रिक देश बोलते हैं, रिपब्लिकन कंट्री बोलते हैं। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जैसे ही भारत का संविधान लागू हुआ, वैसे ही राष्ट्रपति का पद भी शुरू हो गया। इस वजह से भारत रिपब्लिकन कंट्री बना। कब? 26 जनवरी 1950 को, 1950 को। लास्ट मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। लास्ट मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे 24 जनवरी 1950 को। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट हो गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले
भारत में जो व्यवस्था थी राष्ट्रपति से पहले, यानी 1947 से 1950 के बीच में राष्ट्रपति की जगह पर भारत में गवर्नर जनरल का पद होता था। तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अंतरिम सरकार के अंतर्गत, अंतरिम सरकार हमने किया हुआ लास्ट वीडियो में, 2 सितंबर 1946 को संविधान सभा में से एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, इंटरिम गवर्नमेंट का गठन हुआ था। और उस अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री चुने गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और किसकी सलाह पर काम करेंगे? तो गवर्नर जनरल की सलाह पर काम करेंगे। उसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्रता से पहले भारत का लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और 1947 को 15 अगस्त को जो भारत को स्वतंत्रता मिली, तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत का पहला स्वतंत्र गवर्नर जनरल हम बोल सकते हैं तो सेम लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर सत्ता संभाल ली थी। लेकिन कुछ ही महीनों में वो रिज़ाइन देकर इंग्लैंड वापस चले गए और उनकी जगह पर सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। यानी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। और जैसे ही 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रपति के तौर पर, संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना, उसी के साथ ही गवर्नर जनरल का पद जो है समाप्त हो गया, क्योंकि भारत के संविधान में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था, उसकी जगह पर राष्ट्रपति का पद निर्धारित किया गया था। ये हमने किया हुआ है। सर स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर जो है कैबिनेट मिशन के मेंबर्स थे, जिनके अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ था। और 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करना शुरू कर दिया था औपचारिक रूप से। इससे आगे आ जाते हैं। आपने किया था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और फॉर्मेशन जो हुई थी संविधान सभा की वो नवंबर 1946 में हुई थी। चुनाव हुए थे संविधान सभा के जुलाई 1946 में, फॉर्मेशन हुई नवंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और सच्चिदानंद सिन्हा जो है जिन्होंने शपथ दिलाई थी, 11 दिसंबर को आपने किया ही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रेसिडेंट चुने गए थे। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, वाइस चेयरमैन जो थे वो HC मुखर्जी यानी हरेंद्र कोमर मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, यानी स्थायी उपाध्यक्ष थे। 13 दिसंबर 1946 को आपने किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसे 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया था टाइमलाइन के अंतर्गत। 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय झंडा अडॉप्ट कर लिया गया था, अपना लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। इससे आगे है 15 अगस्त 1947, आपको पता ही है, डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट हुई BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में। 6 मेंबर्स थे, जिनमें ये सभी मेंबर थे KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी आयंगर, N माधवन राव बाद में मित्तर की जगह रिप्लेस हो गए थे और इसकी जगह उसके बाद में TT कृष्णमाचारी जो कि रिप्लेस हुए थे कैतान की जगह पर, जो कि डाइड हो गए थे 1948 में। 16 जुलाई 1948 को हरेंद्र कोमर मुखर्जी के साथ साथ जो है VT कृष्णमाचारी भी वाइस प्रेसिडेंट संविधान सभा के निर्धारित हो गए थे, यानी HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान एडॉप्ट कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग संविधान सभा की, फिर से रिपीट कर दिया मैंने। 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल्स उस समय, 22 पार्ट और अब जो है 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है फोर्स में आ गया, काम करना शुरू कर दिया और गणेश वासुदेव मावलंकर संविधान सभा
के जो मेंबर थे वो लोकसभा, पहली लोकसभा के स्पीकर चयनित कर लिए गए थे। ये टाइमलाइन है भारत के संविधान सभा की। इससे आगे जो भारतीय संविधान सभा की मेजर कमेटियां थी उनमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, फ्लैग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, या फेडरल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के चेयरमैन कौन थे, या स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के चेयरमैन कौन थे, फंडामेंटल कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग कमेटी आपको पता ही है, बी आर अम्बेडकर, संघीय शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, संघीय संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी राज्य संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, इसके चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज, ट्राइबल, एक्सक्लूडेड एरियाज यानी सलाहकारी समिति जो मौलिक अधिकार की थी, अल्पसंख्यकों की थी, और इसके अलावा जनजाति जो समिति थी उन सभी के चेयरमैन जो थे वो थे वल्लभ भाई पटेल थे। और इसकी फंडामेंटल राइट्स की जो सब कमेटी थी उसके चेयरमैन थे जे.वी. कृपलानी। हालांकि इनको आप छोड़ भी दोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि ये सब कमेटीज़ थी। माइनॉरिटी सब कमेटी के हरेंद्र H.C. मुखर्जी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा जो जनजातीय समिति थी ट्राइबल एरियाज़ की, गोपीनाथ बारदोलाई जो कि गुवाहाटी से संबंधित थे। गुवाहाटी का एयरपोर्ट जो है वो गोपीनाथ बारदोली के नाम पर है इसी वजह से। इसके अलावा नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, स्टेट कमेटी जो कि नेगोशिएशन से संबंधित थी, नए राज्यों का निर्माण करने संबंधित, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में थी। नेशनल फ्लैग के लिए जो एडहॉक कमेटी थी उसके चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद थे। अगर जो पूछा जाता है आपसे झंडा समिति के अध्यक्ष, फ्लैग कमेटी के चेयरमैन, तो आपको करना पड़ेगा जे.बी. कृपलानी, लेकिन उसके एडहॉक कमेटी के चेयरमैन जो थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। लैंग्वेज कमेटी मोतूरी, सत्यनारायण, बाकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिजनेस कमेटी जो है के.एम. मुंशी। ड्राफ्टिंग कमेटी करना पड़ेगा आपको, ये दोनों आपको करना पड़ेगा, जवाहरलाल नेहरू वाली, इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल वाली करनी पड़ेगी आपको, झंडा समिति आपको करनी पड़ेगी, और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी आपको करनी होगी। बाकी आप छोड़ सकते हो, ये मेजर कमेटीज़ हैं।